हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से और पाकिस्तानी कब्जे वाले, खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन भी देते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं। तो लेकिन आज उसके अलावा हम ये भी चाह रहे हैं कि आपके साथ ये डिस्कस भी किया जाए कि क्या वाकई काबुल तालिबान के कब्जे में जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है विल तालिबान फॉल इनटू तालिबान हैंड्स, या विल काबुल फॉल टू तालिबान। और हमारे आज के गेस्ट होंगे मेजर जनरल AK सिवाच, जो कि फॉर्मर हेड हैं टेरिटोरियल आर्मी के। लेकिन पहले कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। नाजरीन, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो कभी भी मुजाहरे नहीं थमे और हर रोज वहां किसी न किसी इशू के ऊपर, सोशल इशू के ऊपर मुजाहरे होते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे भी मुजाहरे होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुजाहरों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। कल मुजाहरा हुआ है एक गांचे में, और गांचे में जो खपलू में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट तो है ही नहीं। उसके अलावा दीगर स्पेशलिस्ट भी नहीं है, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है और उनको इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो उनको कई कई घंटों का सफर करके, यानी 12-12, 13-13 घंटों का सफर करके रावलपिंडी और इस्लामाबाद आना पड़ता है। इस सिलसिले में कल ना सिर्फ गांचे में मुजाहरे हुए और सड़क ब्लॉक की गई, बल्कि इस्लामाबाद में जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके सामने भी मुजाहरा किया गया। जो गिलगित के लोग हैं, नौजवान, उन्होंने किया। और कराची में भी जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने गांचे में खपलू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में स्पेशल डॉक्टर्स ना होने के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट की है। यानी ये प्रोटेस्ट अब गिलगित बल्तिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाकोच में कल एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, और इस मुजाहरे का जो ताल्लुक है वो बिजली से है। यानी गाकोच में एक तो बिजली नहीं है, और दूसरा सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने कलम छोड़ यानी पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा है कि वो पेन डाउन स्ट्राइक उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि उनके मुतालबात नहीं माने जाते। एक ही मुतालबा है फिलहाल उनका, और वो ये कि जो बजट रिलीफ अलाउंस है, उसमें जो उनको पहले 25% अलाउंस दिया जाता था, इस दफा बजट में वो अलाउंस शामिल नहीं किया गया। तो ये उनकी मांग है, और इस मांग के हवाले से जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे पेन डाउन स्ट्राइक की तरह। दूसरी तरफ जो द्यामर भाषा डैम बना था, उस द्यामर भाषा डैम के हवाले से जो मुतासरीन हैं, जिन लोगों को देहात खाली करने पड़े और अपने आबा अजदाद की जो इलाके हैं वहां से नकल मकानी करनी पड़ी, उन लोगों ने भी मुजाहरा किया है। और उन्होंने कहा है कि चीनी कंपनी के साथ जो मामलात तय पाने थे वो तय नहीं पाए, और उन्होंने वापडा से ये कहा है कि अगर वापडा ने ऐसा जल्द ना किया तो बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जाएंगे। इन लोगों ने चल्लास में मुजाहरा किया है। इसके अलावा शगर में जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग, यानी एक तो लोड शेडिंग होती है जो शेड्यूल्ड होती है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक बिजली जाएगी, तो लोग फिर अकॉर्डिंगली अपनी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। एक होता है गैर एलानिया लोड शेडिंग, और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि उसमें लोग तैयार नहीं होते और बिजली चली जाती है। तो उस गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 2 दिन के अंदर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न किया गया तो फिर शारा केटू को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ PWD के मुलाजमीन ने भी स्ट्राइक की है और तनख्वाह न मिलने पर शदीद एहतजाज किया है। 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। नाज़रीन, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है वो कामयाब हुए हैं जनरल साहब को साथ लेने पर या नहीं। मैं एक दफा उनको ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि हम काबुल की तरफ बढ़ें और काबुल के हवाले से हम जो है वो बात करें। कॉल मैंने मिलाई है, नंबर मिल चुका है।
अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हेलो। जी जनरल साहब, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। आप बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं उसी की कोशिश पर लगा हूँ कि वो नेट नहीं मिल रहा था, अभी आ गया। अच्छा, चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। जी जी, जुड़ जाइए। तो वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए जनरल साहब ने बताया कि वो अब हमारे साथ जुड़ेंगे। नाजरीन, 10 प्रोविंशियल कैपिटल्स पर इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है और तालिबान इस वक्त काबुल से सिर्फ 150-160 मील की दूरी पर है। ऐसे में आज दोहा में भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रितानिया, रूस और अफगानिस्तान और तालिबान और ये सारे लोग, हत्ता कि इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी उस दोहा मुज़ाकरात में आके बैठे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमेशा की तरह इस दफा के दोहा मुज़ाकरात भी बेनतीजा होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त क्या अशरफ गनी की हुकूमत वाकई में तालिबान को शिकस्त देने के लिए तैयार है? हम ये भी जानते हैं कि कल अशरफ गनी ने अपना आर्मी का कमांडर तब्दील करके एक नया आर्मी का कमांडर जो है उसको वो लेके आए हैं। ऐसे हालात में जब इतनी अनसर्टेनिटी हो और जंगी हालात हो, ऐसे हालात में फौज का कमांडर तब्दील करना, क्या ये जो है वो सही फैसला है? हमारे साथ जनरल साहब जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार चौधरी मिर्जा साहब। जनरल साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा अफगानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है कि 150 मील के फासले पे तालिबान बैठे हुए हैं और फौज का चीफ भी उन्होंने चेंज किया है, दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? और मैं चाहूंगा कि अपने टेक्निकल स्टाफ को कि आपको पूरे फ्रेम में ले लें। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा ग्रिम है और सीरियस है। और जिस प्रकार से सोचा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है कि रूरल एरिया को कंट्रोल तो कर पाएगा मगर अर्बन एरिया को नहीं कर पाएगा, वो बात अभी कुछ लगता है कि उसमें ज्यादा बात बनी नहीं। ये सोचा गया था कि जो कि रूरल एरिया के बाद अर्बन एरिया में अगर जाता है, जो अर्बन एरिया की प्रोविंस है 34 प्रोविंस, उनमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास स्मॉल आर्म्स हैं और ज्यादा से ज्यादा मोटर हैं और उनके पास एयर पार नहीं है। और जबकि अफगान फोर्सेस के पास एयर पार भी है और उसके बाद अमेरिका की जो है वो एयर स्ट्राइक से मदद दी जा रही है। तो ऐसे में जो अर्बन एरिया को वो उनको जीतना बड़ा मुश्किल था, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2-3 वजह हुई। एक तो कहीं ना कहीं जो कि तालिबान ने स्ट्रेटेजी चेंज की, उन्होंने चारों तरफ से एक प्रकार से अर्बन एरिया को पहले घेरा, उसके बाद उसकी सप्लाई लाइन को कट किया और उसके बाद फिर उन्होंने चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक किया। और ऐसे में जो एयर पार थी अफगान की फोर्सेज वो इतनी सक्सेस नहीं हुई और ना ही इतनी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक दी और उसके कारण एक के बाद एक जो प्रोविंस की कैपिटल गिरती गई। और अभी जो है आज गजनी भी गिर गई है, मजार शरीफ भी गिर चुका है और उसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट थी वो ज्यादातर गिर चुके हैं, कंधार भी। तो अब जब गजनी गिरी है तो ऐसा लगता है कि 100 से 150 किलोमीटर दूर रह गए काबुल से तालिबान। और जिस प्रकार से तालिबान बढ़ रहा है, अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने के अंदर जो तालिबान जो है काबुल को एक प्रकार कब्जे में कर लेगा। तो यह एक बड़ी स्थिति, बड़ी भयानक स्थिति है अफगान फोर्सेस के लिए। और जो आप बता रहे थे कि अभी इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किया है, तो मुझे लगता है ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, इसमें कोई खास फर्क नहीं होने पाया। जबकि 3 से 4 लाख हैं अफगान फोर्सेज, वेल ट्रेंड थे, उनके पास हथियार भी अच्छे थे, मगर कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है, मोरल की कमी है और अभी तो वो लड़ कम रहे हैं और जो कि एक प्रकार से सरेंडर ज्यादा हो रहे। तो दुख की बात है मगर ये सच्चाई है कि आज 10 से ज्यादा तालिबान ने प्रोविंस की कैपिटल जीत ली है। आज उन्होंने गजनी भी जीत ली और इस स्पीड से वो अगले ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में काबुल को जीत लेंगे और इसकी संभावना बिल्कुल क्लियर है।
और 3 से महीने से जल्दी भी हो सकता है, जिस स्पीड से कार्रवाई हो रही है तालिबान की तरफ से। मिर्जा साहब। जनरल साहब, अगर ये तालिबान इसी तरह से पेशकदमी करते हुए काबुल पर भी कब्जा कर लेते हैं तो फिर इसके हमारे रीजन पर तो बहुत ही बुरे असरात पड़ेंगे, और हमें तो ये खतरा है कि फिर पाकिस्तान जो है वो यहाँ से फारिग होके इन्हीं तालिबान की शह पर जो है कश्मीर की घाटी जो है इसमें भी दोबारा से आतंकवादी सरगर्मियों को दोबारा से शुरू कर सकता है। कैसे देख रहे हैं आप इस खतरे को? बिल्कुल, ये खतरा तो बहुत जाहिर है और ये होगा, क्योंकि अगर आप देखें 89 के अंदर भी जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन गया था तो जो वहां पर अपने ये मिलिटेंट्स थे जिन को ये फारिग हो गए थे, वो के सारे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए भारत के जम्मू कश्मीर में आए थे। ये मुजाहिदीन जिनको कहते थे, उसी के कारण ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी। तो अब ऐसा सोच विचार है कि ये 10,000 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि तालिबान के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे हैं अफगान फोर्सेज में, और उसके साथ अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये सब के सब हो सकता है ये भारत के जम्मू और कश्मीर की तरफ आ जाएं तालिबान का अगर राज आ जाता है, और ये एक बड़ा भयानक रूप ले सकते हैं। और भारत मुझे लगता है इस चीज के लिए तैयार है, सरप्राइज नहीं होगा। हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, मगर ऐसा होना बड़ा संभव है, क्योंकि देखो पाकिस्तान एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो पूरी सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, उसके लॉजिस्टिक जो लाइन है वो पाकिस्तान के थ्रू जाती है, उनका मेडिकल फैसिलिटी, पैसा उनसे कलेक्ट हो रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग वहीं से हो रही है। और आज तो क्वेटा और पेशावर से जो ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं तालिबान के, वहीं से एक प्रकार से उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। तो तालिबान के साथ पाकिस्तान बिल्कुल मिला हुआ। यह अलग बात है अगर तालिबान आ जाता है तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, मगर पाकिस्तान इस चीज से बिल्कुल वंचित है। वो समझता है कि उसका एक ही एम है कि कहीं ना कहीं तालिबान का रूल आए अफगानिस्तान में और भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। मगर आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक प्रकार से एक्टिव हो जाएगा और भी पाकिस्तान में, और उसके बाद 3 से 4 लाख रिफ्यूजी आएंगे, और उसके बाद जो बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल है उसको बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। और मुझे लगता है अगर तालिबान इस रूप में आता है जिस रूप में अभी आ रहा है, पूरे इलाके में एक प्रकार इंस्टेबिलिटी आएगी, अफगानिस्तान में नहीं पूरे रीजन में, और इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं पूरे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या दूसरे देश इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर तालिबान जिस तरीके से चला हुआ है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है जो 1996 और 2001 में था, वही क्रूटलिटी है, वही जो भी इलाका जीता है इन्होंने अभी अफगानिस्तान का, औरतों के प्रति स्कूल में नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, उनके ऊपर 15 साल से कम लड़कियों के लिस्टें बना दी गई हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई क्रूरलिटी में कोई फर्क है। तो ये एक नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, बड़ा आतंकवाद का गढ़ बन जाएगा फिर अफगानिस्तान, और वो एक प्रकार पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए और रीजन की पीस के लिए खतरा बन सकता है। मिर्जा साहब। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अशरफ गनी को कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट भी कर सके और तालिबान को पुश बैक कर सके उन इलाकों से जहां वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं? क्या करना चाहिए अशरफ गनी को? देखो, अभी तो अशरफ गनी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना 150 से 200 किलोमीटर दूर तक जो है तालिबान को नजदीक नहीं आने देना काबुल के। अगर काबुल अफगान फोर्सेस के पास है तब भी ऐसा लगता है कि अफगान की जो गवर्नमेंट है वो चल रही है। तो इसको करने के लिए उनको 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो अपने आप को पूरे फौज को दोबारा मोराल हाई करना पड़ेगा, लीडरशिप बदली है। उसके बाद तालिबान को लड़ने के लिए अफगान फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 3 से 4 लाख है, हथियार भी अच्छे हैं, उनके पास एयर सपोर्ट भी है, मगर विल नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो आनी पड़ेगी।
अगर वो नहीं आई तो फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरा, अमेरिका को एक ऑफेंसिव एयर सपोर्ट देनी पड़ेगी। जो अभी एयर सपोर्ट दे रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, उतनी नहीं कर रहे जब अमेरिका के खुद के ट्रुप्स वहां थे। वो कर सकते हैं, वो करनी पड़ेगी। अब जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट 3 चीजें सोच रही है करने की। एक तो कि किसी तरीके से जो तालिबान को 150 से 200 किलोमीटर काबुल से पीछे रोका जाए, और दूसरा ये जो नेशनल हाईवे हैं उनको खोला रखना चाहिए, और तीसरा वो कर रहे हैं कि जो क्रॉसिंग पॉइंट जो किसी हद तक अफगानिस्तान की फोर्सेस से जो तालिबान ने ले ली हैं, चाहे वो तजाकिस्तान के साथ है या उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान और ईरान, और जैसे स्पिन बॉर्डर पाकिस्तान, उसको वापस लेने की कोशिश करें, क्योंकि नहीं तो रेवेन्यू नहीं मिलेगी, तो रेवेन्यू के कारण भी चौक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अशरफ गनी को पूरा जोर लगाना चाहिए अभी रीएक्टिवेट लीडरशिप को करके। इनके पास सब कुछ है, इनके पास हथियार, इनके पास असला, इनके पास फौज, मगर दिल नहीं है, लीडरशिप नहीं है, विल नहीं है। वो आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो बाहर से कोई इतनी मदद नहीं कर पाएगा। बाहर से मदद है तो अमेरिका है एयर स्ट्राइक में। एयर स्ट्राइक इफेक्टिव होगी तो मुझे लगता है तालिबान के ऊपर इंपैक्ट होगा। मिर्जा साहब, तो जनरल साहब ये बताएं कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वर्ल्ड कम्युनिटी, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उसको क्या करना चाहिए कि इस, क्योंकि ये आप जैसा फरमा रहे हैं कि ये कुछ सिर्फ एक मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं है। अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं तो ये एक रीजनल और फिर उसके बाद एक ग्लोबल इशू बन सकता है। तो ऐसे में जो ग्लोबल कम्युनिटी है, आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस वक्त जो मिसिंग है? देखो, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में वो चाहते हैं कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के अंदर बातचीत हो, मगर बातचीत का कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि तालिबान जो है वो उसको दिख गया है, खून मुंह पे लग गया है। उसको पता है कि इस हालात में वो पूरे अफगानिस्तान को जीत सकते हैं, और ऐसे में वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एक कंडीशन ले की है कि जब तक अशरफ गनी प्रेसिडेंट है, अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत नहीं होगी। अब उसको अमेरिका कितना सीरियसली ले रहा है ये है। क्या आने वाले समय में बातचीत के लिए अशरफ गनी को सैक्रिफाइस किया जाएगा? ये भी एक हो सकता है। करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता, मगर जब तक अफगानिस्तान में अंदर से कुछ लड़ाई नहीं करेंगे तालिबान के अगेंस्ट, बाकी फोर्स उसको इतना मदद नहीं दे पाएगी। अमेरिका एक एयर सपोर्ट ही दे सकते हैं। अगर तालिबान और अफगान फोर्सेस के बाद में बातचीत कराने के लिए अशरफ गनी को सैक्रिफाइस करना पड़े, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ये होगा नहीं होगा इसकी अलग बात है, ये हो सकता है। बाकी कुछ कोई खास नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा है तालिबान की वो ना करे, पर पाकिस्तान पे प्रेशर का इम्पैक्ट कोई खास हो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान, सबको पता पाकिस्तान मदद कर रहा है, वो अमेरिका भी डाल रहा है, पर पाकिस्तान तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो इम्पैक्ट तो मुझे लगता है यही है, एक तो एयर स्ट्राइक अच्छी देना, और दूसरी बात है अगर बातचीत हो जाए तो अच्छा है। नहीं, बातचीत में अगर अशरफ गनी को सैक्रिफाइस करना पड़े, हो सकता है ये हो जाए। क्या उसके बाद ये बातचीत करेंगे नहीं करेंगे ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि तालिबान पे भरोसा करना, आप भरोसा नहीं कर सकते, मगर ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। और दूसरा तो यही है, अगर अफगान फोर्सेस दोबारा जोरों से लड़े और वारलोड जो है ट्राइबल्स हैं वो भी साथ मिले और पब्लिक का सपोर्ट हो, तो अभी भी वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास असला है, हथियार है, मैन पावर है, और उनके पास फौज है बहुत ज्यादा कंपेयर टू तालिबान। मिर्जा साहब, जनरल साहब, आपके लिए एक सवाल आया है, क्योंकि ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम। सवाल आया है, किसी ने पूछा है कि क्या अशरफ गनी के खिलाफ आर्मी जो है, अफगान आर्मी, ये कू कर सकती है और अफगानिस्तान की हुकूमत को अपने कब्जे में कर सकती है? कोई कू का भी चांस बन रहा है? ऐसा हो सकता है मिर्जा साहब, अफगानिस्तान में कुछ भी हो सकता है अभी। और सच्चाई है कि अगर आर्मी ये सोच रही है कि लीडरशिप कमजोर है और उनका वो लड़ सकते हैं, और उनको लगता है कि अशरफ गनी प्रेसिडेंट होने के कारण वो उनके अंदर कोई रुकावट आ रही है,
तो ऐसा भी हो सकता है। और आपने किसी दूसरे प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा बोला था कि ऐसी सिचुएशन है कि अगर तालिबान आ जाता है और काबुल को भी कब्जा कर लेता है तो अशरफ गनी और अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट और जो बाद की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उनकी जिंदगी का भी एक खतरा बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। जो क्वेश्चन पूछा है अपने व्यूअर ने कि कोई अंदर से कू होके अशरफ गनी को हटा के कोई आर्मी रूल और आर्मी चाहे कि हम लड़ सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त जाहिर है सूरत बड़ी खतरनाक है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, जनरल साहब जो है ये कोई एक आम से शख्स नहीं है, ये टेरिटोरियल आर्मी के हेड थे, ये एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। चूंकि इनके अंदर डिफेंस और पॉलिटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनका जो एनालिसिस होता है वो काफी हद तक जमीनी हकायक के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपने तफसील से सुना, जनरल साहब ने आपको सारी अफगानिस्तान के हवाले से तफसील समझाई। जाहिर है हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह से काबुल जो है वो दहशतगर्दों के कंट्रोल में ना चला जाए, और हमारी ख्वाहिश है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो स्टेबलाइज हो और अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो सरकार इस दहशतगर्दी के हमले को पसपा कर सके और गैर मुल्की ताकतें जो हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही हैं, उनके जो जख्मी होते हैं वो आके पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता है, सारा कुछ चल रहा है, हम जानते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान भी जो है इसमें मदाखलत खत्म करे। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया आपसे। अब मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे यूके टाइम के मुताबिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।